एक राजा की 3 रानियां। राजा धर्मवीर की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी सत्यवती बहुत ही बहादुर थी। मंझली रानी रुक्मणी बहुत होशियार थी और सबसे छोटी रानी काजल बहुत ही सुंदर थी। धर्मवीर उन तीनों के गुणों से प्रभावित था और तीनों को एक बराबर प्यार करता था। परंतु छोटी रानी काजल चाहती थी कि राजा सिर्फ उससे ही प्रेम करे, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे देखो और बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं उन दोनों रानियों से ज्यादा सुंदर हूँ ना? छोटी रानी जी, आपकी सुंदरता के आगे बड़ी रानी और मछली रानी कहीं नहीं दिखती। और ये हार तो आपकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। इससे आपकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। वो तो होना ही था। ये हार मुझे महाराज ने जो भेंट किया है, वो मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। मुझे तो लगता है कि राजा आपसे अधिक प्रेम मछली रानी से करते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि राजा मुझसे कम प्रेम करते हैं? रानी जी, मैं अभी अभी मछली रानी के कमरे से आ रही हूँ। राजा जी उनके साथ शतरंज खेल रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें मछली रानी से अधिक प्रेम है और उन्हें उनके साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। काजल धर्मवीर को रिझाने के लिए पूरा दिन सजती संवरती रहती थी और दासी ये बात जानती थी कि काजल दोनों रानियों से चिढ़ती है, इसीलिए वो उन्हें उन दोनों के खिलाफ भड़काती थी। बड़ी रानी जी, आप यहाँ सैनिक के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करती रह जाओगी और राजा जी अपना सारा प्रेम मछली रानी और छोटी रानी पर लुटा देंगे। उन्हें तो आपका ख्याल भी नहीं है। तो क्या हुआ, वो दोनों भी तो मेरी ही तरह महाराज की पत्नियां हैं। उन दोनों की ही तरह वो मेरा भी ख्याल रखते हैं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभ्यास करने दो। राजा जी ने छोटी रानी को हार दिया है और मछली रानी के साथ उनके कक्ष में शतरंज खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया। उन्हें तो आपकी चिंता ही नहीं है। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। काजल की तरह ही दासी रुक्मणी और सत्यवती को भी भड़काती थी, लेकिन वे दोनों उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। आज तुम हमसे नहीं जीत सकती रुक्मणी, आज हम तुम्हें हरा देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता महाराज। शतरंज में मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये हुई शय और मात। लेकिन ये तुमने कैसे किया? हमने तो तुम्हें फंसा दिया था। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब मेरे दिमाग का खेल है महाराज। आप तो जानते ही हैं कि इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा होशियार और कोई भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो रुक्मणी, तुम सचमुच बहुत होशियार हो, इसीलिए तो हम तुमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं होशियार नहीं होती तो आप मुझसे प्रेम नहीं करते? हमारे कहने का वो मतलब नहीं था रुक्मणी। मैं सब समझती हूँ महाराज। आप सिर्फ बड़ी रानी और मछली रानी से ही प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते। रुक्मणी ने तो हमें अपनी बातों से फंसा दिया। अब हम क्या करें? क्या सोच रहे हैं महाराज? मेरी बात का उत्तर दीजिए। आप किस रानी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं? हाँ हाँ, उत्तर दीजिए महाराज। आप किस रानी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं? मैंने सुना है कि आपने काजल को हार भेंट किया है और यहाँ रुक्मणी के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या महाराज ने काजल को हार दिया? मुझे तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी। अरे वाह, महाराज ने सिर्फ मुझे हार भेंट किया है। इसका मतलब है कि वो हम तीनों में सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। वो तो करेंगे ही। तुम हम तीनों में सबसे सुंदर जो हो, है ना महाराज? हम तुम तीनों से एक बराबर प्रेम करते हैं, ना किसी से कम और ना किसी से ज्यादा। वाह काजल, तुमने भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। भोजन स्वादिष्ट कैसे नहीं होगा महाराज? मैंने इतने प्रेम से जो बनाया है। महाराज, मैंने बड़े प्रेम से खीर बनाई है, खाकर देखिए, खीर भी बहुत स्वादिष्ट है। महाराज, मैंने स्वादिष्ट जलेबियां बनाई है,
जल्दी से खाकर बताइए स्वादिष्ट है या नहीं। बताइए महाराज, काजल के हाथ का बना भोजन अधिक स्वादिष्ट है या मेरे हाथ की बनी जलेबियां अधिक स्वादिष्ट हैं, या फिर रुक्मणी के हाथ की बनी खीर? आप तीनों के ही हाथों में जादू है। आप तीनों के हाथों के बने पकवान स्वादिष्ट हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमारी तीनों रानियां हमसे इतना प्रेम करती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो सत्यवती? जल्दी से यहाँ से जाओ, बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। आने दीजिए महाराज, मैं आंधी तूफान से नहीं डरती। तुम्हारी इसी बहादुरी की वजह से तो हम तुमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि आप मुझसे नहीं बल्कि मेरी बहादुरी से प्रेम करते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। मुझे पता है महाराज कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। हम तीनों रानियों से ही एक बराबर प्रेम करते हैं। हमारे लिए आपकी बहादुरी, रुक्मणी की होशियारी और काजल की सुंदरता एक समान है। मुझे सब पता है महाराज, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। महाराज की जय हो। सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? महाराज, गुप्तचर ने बताया है कि पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। फिर तो हमें जल्दी से जल्दी युद्ध की तैयारी करनी होगी। गुप्तचर ने यह भी बताया है कि उसकी सेना हमारी सेना से बहुत विशाल और शक्तिशाली है। उसके पास 500 हाथी, 2000 घुड़सवार और 10,000 सैनिक हैं। इतनी विशाल सेना से हमारी सेना नहीं जीत सकती। अब हम क्या करें? अब हमें रुक्मणी से सलाह लेनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। रुक्मणी जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालकर हमें आने वाली मुसीबत से बचा लेगी। क्या बात है महाराज, आप काफी परेशान दिख रहे हैं। रुक्मणी, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? धर्मवीर सैनिक द्वारा बताई गई पूरी बात रुक्मणी को बताता है। बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं। मैं अभी आपकी परेशानी दूर किए देती हूँ। भला वो कैसे? उस राजा को लगता है कि हमारे राज्य की सेना उसके राज्य की सेना से कमजोर है, इसीलिए वो हम पर आक्रमण करने वाला है। अगर उसे ये खबर मिले कि हमारे राज्य की सेना उसके राज्य की सेना से बड़ी है, तो वो हम पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन ये होगा कैसे? महाराज, आप कुछ गुप्तचरों को उसके राज्य में भेज दीजिए। वो वहाँ जाकर ये अफवाह फैलाएंगे कि राजा धर्मवीर की सेना में 1000 हाथी, 10,000 घोड़े और 50,000 पैदल सैनिक हैं और इतने ही तीरंदाज भी हैं। तुम्हारी तरकीब तो अच्छी है, लेकिन असफल हो गई तो? ऐसा कभी नहीं होगा महाराज। जब वो राजा हमारे राज्य की शक्तिशाली सेना के बारे में सुनेगा, तो हमारी सेना से डर के हमारे राज्य पर आक्रमण करने का विचार छोड़ देगा। जैसा रुक्मणी ने कहा था, कर्मवीर ने ठीक वैसा ही किया। आज बहुत देर हो गई, महाराज अब तक नहीं आए। छोटी रानी जी, आप यहाँ महाराज का इंतजार कर रही हैं और महाराज वहाँ मछली रानी के कमरे में हैं। न जाने क्या जादू कर दिया है उसने, महाराज उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। मछली रानी बहुत ही चालाक है, देखना एक दिन वो महाराज को अपने बस में कर लेंगी, फिर महाराज आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तुम ठीक कह रही हो दासी, अब मुझे कुछ करना ही होगा। महाराज की जय हो। आपने जैसा कहा था, हमारे गुप्तचरों ने ठीक वैसा ही किया और उनकी बातों में आकर हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने हम पर आक्रमण करने का फैसला बदल लिया है। अब वो आक्रमण नहीं करेगा। तुम्हारी तरकीब काम आ गई रुक्मणी। अब हमारा राज्य सुरक्षित है। हमारे राज्य में तुमसे होशियार कोई भी नहीं है, लेकिन अब हमें आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। सत्यवती युद्ध कला में माहिर है और रुक्मणी को राजनीति और कूटनीति आती है।
इसीलिए हम सत्यवती के साथ मिलकर अपने सैनिकों को युद्ध कला में और अधिक माहिर करेंगे और रुक्मणी के साथ मिलकर राजनीति और कूटनीति रणनीतियां बनाएंगे। और मैं क्या करूंगी महाराज? आप हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन पकाना। नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। बिल्कुल नहीं, जैसा हमने कहा है आप वैसा ही करेंगी। काजल गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कर्मवीर रुक्मणी के साथ मिलकर आने वाली किसी भी मुसीबत से निपटने की रणनीति बनाने लगता है और सत्यवती सैनिकों को तलवारबाजी सिखाने लगती है। महाराज मछली रानी के साथ समय बिताने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। मुझे मालूम है वो सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं से करते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? कुछ नहीं महारानी। आप यहाँ फूल तोड़ते रह जाओगी छोटी महारानी, और मछली महारानी आपको महाराज से दूर कर देंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुझे बड़ा घमंड है ना कि महाराज सबसे अधिक प्रेम तुझसे करते हैं। मैं तेरा ये घमंड तोड़ दूंगी। तुम किस तरह की बातें कर रही हो काजल? मैं सही कह रही हूँ। काजल, तुम रुक्मणी से किस तरह से बात कर रही हो? तुम इस राज्य की छोटी रानी हो। तुम्हें इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं दीदी, काजल अभी छोटी है, नादान है। मुझे इसकी बात का बुरा नहीं लगा। वो पहली बार नहीं था जब कर्मवीर ने काजल को रुक्मणी और सत्यवती से लड़ते हुए देखा था। क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। मंत्री जी, हम अपनी रानियों के कारण बहुत परेशान हैं। भला रानियों के कारण आपको क्या परेशानी हो सकती है? वो तीनों ही आपसे इतना अधिक प्रेम करती हैं। उनका प्रेम ही तो हमारी परेशानी का कारण है। मैं आपकी बात नहीं समझा महाराज। भला उनका प्रेम आपकी परेशानी का कारण कैसे हो सकता है? सत्यवती, रुक्मणी और काजल तीनों ही हमसे प्रेम करती हैं, लेकिन काजल ऐसा सोचती है कि हम सिर्फ उससे ही प्रेम करें, हम सिर्फ उसके साथ ही रहें। हम जब भी रुक्मणी के साथ समय बिताते हैं तो उसे बुरा लगता है और वो फिर उससे झगड़ा करती है। हम चाहते हैं कि वो तीनों एक साथ प्रेम से रहें। काजल रुक्मणी और सत्यवती का सम्मान करने लगे। एक तरकीब है महाराज, जिससे वो छोटी रानी दोनों रानियों का सम्मान करने लगेंगी और एक साथ प्रेम से रहने लगेंगी। जल्दी से बताओ मंत्री जी, वो तरकीब क्या है? हाँ, यही एक तरीका है काजल के मन में रुक्मणी और सत्यवती के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने का। हम राजपाट से संन्यास लेकर एक सन्यासी की तरह वन में अपना बाकी जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन महाराज, आप अचानक ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है। महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी महाराज। आप तीनों चिंता न करिए, हम आप तीनों को भी अपने साथ वन में ले चल रहे हैं। आप तीनों वहाँ हमारी सेवा करना। महाराज, आपको वन में जाना है तो जाइए, लेकिन तीनों रानियों को अपने साथ ना ले जाइए। हम फैसला कर चुके हैं मंत्री जी, हम अपनी तीनों रानियों को वन में ले जाएंगे। वो वहीं हमारे साथ रहकर हमारी सेवा करेंगी। महाराज, वन में रहना बहुत अत्यधिक कठिन है। रानियां वहां नहीं रह पाएंगी। अगर हमारी रानियां हमसे प्रेम करती हैं तो वो जरूर हमारे साथ चलेंगी, लेकिन अगर हमसे प्रेम नहीं करती हैं तो वो यहीं रहेंगी। ये फैसला हम तीनों रानियों पर छोड़ते हैं। जो हमारे साथ वन में चलना चाहे चले, नहीं तो वो यहीं महल में रहे। महाराज, आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहाँ आपके साथ रहूंगी। मैं भी आपको अकेला नहीं छोड़ सकती महाराज। मैं आपसे सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। ठीक है, अगर आप तीनों हमारे साथ चलना चाहती हैं तो चलिए। मंत्री जी, कल सुबह हम महल छोड़कर वन चले जाएंगे। आप हम चारों के वन जाने का इंतजाम कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
अब इस राज्य की जिम्मेदारी आप पर है मंत्री जी। अब हम जा रहे हैं इस मोह माया से दूर एकांत में, बाकी का जीवन वहीं व्यतीत करेंगे। सैनिक, तुम इन चारों को वन में छोड़कर वापस आ जाना। ये बहुत शांत जगह है, हम यहीं पर अपनी कुटिया बनाएंगे। आप तीनों यहाँ की साफ सफाई कीजिए, तब तक हम कुटिया बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आते हैं। जब तक हम वापस ना आ जाएं, तब तक आप यहाँ से कहीं मत जाना। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं। न जाने महाराज ने संन्यास लेने का फैसला क्यों कर लिया, ये तो वही बता सकते हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बहुत देर हो गई, महाराज अभी तक लकड़ियां लेकर नहीं आए। न जाने वो कहाँ रह गए। अब तो सूरज भी ढलने लगा है और हमारे पास उजाला करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है। मैं अपने साथ कुछ फल लाई थी, अभी तुम्हें खाने को देती हूँ। मुझे तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाना है। तीनों रानियां कर्मवीर का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो लकड़ी लेकर नहीं आता है और अंधेरा हो जाता है। अब तो अंधेरा भी हो गया, अब हम अंधेरे में क्या करेंगे? आप चिंता न करिए दीदी, मैं अभी आग जला देती हूँ। ये लीजिए दीदी, आग का इंतजाम हो गया। तुम तो बहुत होशियार हो रुक्मणी। मुझे तो महाराज की चिंता हो रही है, न जाने कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं। हम दोनों को भी उनकी चिंता है, लेकिन क्या करें। महाराज ने हमें यहाँ से कहीं भी जाने के लिए मना किया था, हमें उनकी बात माननी चाहिए। तुम मानो उनकी बात, मैं जा रही हूँ उन्हें ढूंढने। काजल, यहाँ से कहीं मत जाओ, महाराज ने बताया था कि यहाँ बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। काजल, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दीदी, हमेशा मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपसे अच्छे से बात भी नहीं की, लेकिन फिर भी आप मुझे बचाने के लिए शेर के सामने कूद गई। मुझे माफ कर दो दीदी। तुम मुझसे माफी मत मांगो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। काजल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जिसके लिए वो शर्मिंदा थी। काजल रुक्मणी को अपनी बड़ी बहन मानने लगी थी। काजल और सत्यवती रुक्मणी को उठाकर बरगद के पेड़ के नीचे ले जाते हैं। वहाँ तीनों रात भर कर्मवीर का इंतजार करती रहती हैं, लेकिन वो नहीं आता। लगता है आपकी तरकीब काम आ गई मंत्री जी। रात में जो कुछ हुआ उसके बाद काजल का व्यवहार बदल गया है। अब हमारी तीनों रानियां एक साथ हैं। अब हमें उन तीनों को सच बता देना चाहिए। नहीं महाराज, अभी थोड़ा रुकिए। तुम्हारी नींद खुल गई काजल, अब तुम रुक्मणी को संभालो, मैं महाराज को ढूंढती हूँ। महाराज अभी तक नहीं आए काजल, मैं महाराज को ढूंढने जाती हूँ, तुम यहीं रुकना। नहीं दीदी, आप घायल हैं, आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही यहाँ आ गए हैं। महाराज, आप पूरी रात कहाँ थे और मंत्री जी आपके साथ क्या कर रहे हैं? ये सब मंत्री जी की तरकीब थी, ताकि काजल, मैं और तुम एक साथ प्रेम से रहने लगे। काजल हम दोनों से लड़ती थी ना, इसीलिए मंत्री जी ने हम तीनों को एक करने के लिए ऐसा किया। सत्यवती जब कर्मवीर को ढूंढ रही थी, तो वो खुद ही उसके सामने आ गया था और उसने उससे अपनी और मंत्री जी की तरकीब के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे माफ कर दो रुक्मणी, मेरी वजह से तुम घायल हो गई। आप माफी मत मांगिए महाराज, ये सब मेरी गलती है। मैं चाहती थी कि महाराज सिर्फ मुझसे प्रेम करें, इसीलिए महाराज जब सत्यवती दीदी या रुक्मणी दीदी से प्रेम करते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और गुस्से में मैं उन्हें भला बुरा कहती थी।
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है छोटी रानी। ये सब उस दासी निशा के कारण हुआ है। वो दासी नहीं बल्कि एक जासूस है जो हमारे राज्य की गुप्त खबरें हमारे दुश्मन राज्य के राजा को देती थीं और वो आपको दोनों रानियों के खिलाफ भड़काती थीं। उसके बारे में आपको कैसे पता चला मंत्री जी? संजय ने निशा को किसी से बातें करते हुए देख लिया था। वो उससे काजल, सत्यवती और रुक्मणी के झगड़े के बारे में और सैनिकों के बारे में जानकारी दे रही थी, जिस वजह से संजय को पता चल गया कि वो एक जासूस है। उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए महाराज। समय आने पर हम उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम वापस राजमहल चलते हैं। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी दीदी। महाराज, हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि हम पर आक्रमण होने वाला है। तुम चिंता न करो सेनापति, इस बार हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर कभी हम पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचेगा। छोटी रानी जी, ये सबसे अच्छा मौका है। आप मछली रानी का गला दबा दीजिए। इन्हीं की वजह से महाराज आपसे दूर रहते हैं। मुझे तेरी सच्चाई पता चल चुकी है कि तू एक जासूस है। अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। सेनापति, गिरफ्तार कर लो इसे। तूने मुझे पहचानने में देर कर दी। मैंने अपना काम कर दिया है। बहुत ही जल्द राजा सूर्यवीर तेरे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। अब हमारी सेना हर आक्रमण के लिए तैयार है। सेनापति जी, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। सूर्यवीर राजा कर्मवीर के राज्य पर आक्रमण करता है, लेकिन हार जाता है क्योंकि कर्मवीर की सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद रुक्मणी पहले की तरह ठीक हो जाती है, जिसके बाद कर्मवीर की तीनों रानियां खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगती हैं।